अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम पढ़ चुके हैं इनर्शिया क्या होता है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे नोट करो आप, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी तक जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आया था, इनर्शिया के टाइप्स हमने पढ़े, इनर्शिया किस वर्ड से डिराइव किया गया, वो सब चीजें हमने पढ़ी। लास्ट पे मैंने आपको बोला था लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या रहा है बेटा? ए बॉडी विल बी कंटिन्यूअसली इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले मैंने आपको ये बोला था जब मैंने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दिया था, इट ओनली एंड ओनली डिफाइन्स फोर्स। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन defines force, defines force, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेटा, एक बॉडी, मान लो कि ये एक ब्लॉक मेरे पास है, दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये किस पे है? एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ? एट रेस्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। ये एक रेस्ट है, ये एक ही जगह पे, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जो हमें अभी तक नॉलेज है। इसके बाद दूसरी एक बॉडी है, मान लो कि यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉडी कंटिन्यूअसली मूविंग विद द वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन। तो ये किस में है? दिस इज इन मोशन। ये बॉडी किस में है? इन मोशन में। तो ये रेस्ट में है और वो मोशन में है। अगर ये बॉडी मोशन में है तो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं, अगर ये बॉडी मोशन में है तो ये कंटिन्यूअसली किस में रहेंगी? ये कंटिन्यूअसली रहती है बेटा इन मोशन में। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये कंटिन्यूअसली किस में रहेगी? इट विल बी कंटिन्यूअसली स्टे एट रेस्ट, ठीक है। अब आ गया बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर ये बॉडी रेस्ट में है, अगर मैं इसको एक चीज अप्लाई करूंगा, एक एजेंट अप्लाई करूंगा, दैट एजेंट इज नोन एज फोर्स। दैट एजेंट इज नोन एज फोर्स। अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, अगर ये बॉल यहां से मूव कर रही है, अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, देन इट विल स्टॉप। जब ये स्टॉप करेगी तो ये बॉडी ऑटोमेटिकली किस में आएगी? ये आएगी एट रेस्ट में। अगर ये बॉडी एट रेस्ट में इनिशियली थी, जब मैंने इसको फोर्स प्रोवाइड किया, जब मैंने इसको बेटा फोर्स लगाया, तो ये बॉडी किस में अब आएगी? ये ऑटोमेटिकली सर किस में आएगी? इट विल कम्स इनटू द मोशन। ये बॉडी आएगी मोशन में और ये बॉडी आएगी एट रेस्ट में। तो यही क्या, ये मैं आपको अभी तक समझा रहा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये कह रहा है सबसे पहले इट डिफाइन्स फोर्स। वो कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा, पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। इसका स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर एक बॉडी है, ये अगर रेस्ट में है, अगर इसको मोशन में लाना है तो हमें इसको लगाना है एक्सटर्नल फोर्स। सिमिलरली अगर एक बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v, या अगर एक बॉडी मोशन, अगर ये बॉडी विद वेलोसिटी v मूव कर रही है, दैट मीन्स अगर मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये बॉडी किस में आएगी? ये आएगी रेस्ट में। तो सबसे पहले ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको साइड बाय साइड बताई थी कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, हम एक चीज इसको अप्लाई करना है, ये किस में आएगी? मोशन में। सिमिलरली अगर एक बॉडी विद वेलोसिटी v यानी कि मोशन में है, इन मोशन, तो हमें उसको लगाना है फोर्स, ताकि ये किस में आएगी? रेस्ट में। इससे हमें क्या पता चलता है? एक ऐसी चीज है, अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं इसका इनर्शिया ऑफ मोशन चेंज कर सकता हूं। सिमिलरली यहां पे भी एक ऐसी चीज है जिससे मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता हूं। वो चीज क्या है? दैट थिंग इज कॉल्ड फोर्स। उसी को हम बोलते हैं फोर्स। और यही है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ का पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। Statement: a body will remain in its state of rest or motion, in its state of rest or motion
unless or until some external force will not apply on it। जब तक हम इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर ये वेलोसिटी में घूम रहा है बेटा, ये सीधे वेलोसिटी से जाएगा। अगर ये रुका हुआ है, ये मोशन में आ सकता है, तब जब हम इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स। तो इस स्टेटमेंट से, इस लॉ से हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलती है। तो यहां पे आप नोट कर सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स फोर्स, दिस स्टेटमेंट, दिस लॉ टेल्स अस व्हाट फोर्स इज। अब हम फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, अब हम फोर्स की डेफिनेशन पे आएंगे। फोर्स की डेफिनेशन क्या है आप खुद भी बता सकते हो, आप ये आराम से लिख सकते हो। फोर्स इज एन एजेंट। फोर्स एक ऐसी चीज है जो रुकी हुई चीज को किसमें ला सकता है, मोशन को, और एक चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। उस एजेंट को जो एक काम करके देता है उसको हम बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, लिखो डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स, इसकी डेफिनेशन, इट इज एन एजेंट, इट इज an agent which try to change the state of a body, जो एक बॉडी की स्टेट चेंज करेगा बेटा, उसको हम बोलते हैं फोर्स। और इसी को हम रोटेशनल में पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। और इसको हम करेंगे बेटा रिप्लेस बाय टॉर्क, दैट इज इन रोटेशनल फोर्स। लेकिन अब हम लीनियर पढ़ रहे हैं, मैंने पहले ही बोला ये लीनियर टर्म्स में है। लीनियर टर्म्स में बोलते हैं इट इज एन एजेंट व्हिच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, जो एक बॉडी की रेस्ट की स्टेट को किसमें चेंज करेगा, मोशन में चेंज करेगा। जो एक मोशन वाली बॉडी को किसमें चेंज करेगा, रेस्ट में चेंज करेगा। वो एजेंट जो एक काम करके देता है उसी को हम बोलते हैं फोर्स। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स फोर्स। तो आगे मैं चलता हूं। फोर्स एक बॉडी पे कब एक्ट करता है, कब हम कहेंगे एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज नेट फोर्स। नेट फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ जब एक बॉडी पे फोर्स लगेगा लेकिन फोर्स नेट होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है। फोर्स का मतलब ही हुआ जब एक बॉडी पे कितना लगेगा, नेट फोर्स। सर नेट फोर्स क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। यहां पे मान लो कि एक टेबल है बेटा, इस टेबल पे मैंने एक बुक रखी है, दिस बुक लाइंग ऑन द टेबल। ये बुक नीचे की ओर एक फोर्स लगा रही है, दैट इज नोन एज mg। mg इज इट्स वेट, जो इसका वेट है इस बुक का, वो इस वेट से इस टेबल को दबा रही है नीचे की ओर। वो जो वेट है ना, दैट इज नोन एज mg। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये टेबल इसको उल्टे में एक रिएक्शन देगा बेटा, दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, और इन शॉर्ट आर इसका नाम दे दो। ये mg जो है ये नीचे की ओर लग रहा है, रिएक्शन इज अगेन अ फोर्स, लेकिन ये ऊपर की ओर लग रहा है। नीचे की ओर भी फोर्स, ऊपर की ओर भी फोर्स। लेकिन ये हमने अभी पढ़ा एक बॉडी पे जब फोर्स लगेगा वो किस में आएगा, मोशन में। ये तो रेस्ट में, ये तो मोशन में आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। अगर हमने ये चीज अभी नहीं समझी, कौन सी चीज, नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट, तब तक हम अच्छे से नहीं कह सकते हैं ये मोशन में आएगी या नहीं आएगी। अभी तक देखो बेटा, इस पे फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन सा फोर्स सर, इस पे mg लग रहा है, कहां, ये लग रहा है डाउनवर्ड्स, mg लग रहा है डाउनवर्ड्स। और इसमें रिएक्शन लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये लग रहा है अपवर्ड्स, ये लग रहा है अपवर्ड्स। जितना नीचे mg दबा रहा है ना इस टेबल को, उतना ही टेबल उल्टे में इसको रिएक्शन दे रहा है। तो मैं लिख सकता हूं mg इज इक्वल टू r। जितना mg नीचे लग रहा है उतना ही r ऊपर लग रहा है। इन दोनों का सम कितना है, 0। अगर ये दोनों बराबर हैं, इक्वल एंड अपोजिट, 5 ऊपर -5 नीचे, नेट कितना आएगा, 0। तो इस केस में हम कह रहे हैं इस बुक पे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0। नेट फोर्स मीन्स सुमेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस,
समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी समथिंग, जब इसका वैल्यू कुछ आएगा तब ये इस बॉडी को मूव करा सकता है। जब इस नेट फोर्स का सम 0 आएगा, एक बॉडी है मेरे पास, यहां से एक फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, यहां से एक फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, यहां से एक फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन, यहां से एक बॉडी फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन, दैट मीन इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इनका नेट 0 हो सकता है। लेकिन अगर इनका नेट 0 नहीं होगा ना, तब ये पत्थर मूव करेगा, तब ये बॉडी मूव करेगा। इसीलिए मैंने बोला जब भी एक बॉडी पे नेट फोर्स लगेगा ना, तब हम कह सकते हैं बेटा इस पे फोर्स लग रहा है। अगर एक बॉडी पे फोर्स लगेंगे लेकिन उन सब का सम कितना होगा 0, उस कंडीशन पे हम कहते हैं इस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स मीन्स नेट फोर्स। जब भी मैं फोर्स की बात कहीं पे करूंगा आपको खुद ही समझ में आना चाहिए कि सर बात कर रहा है नेट फोर्स की। अब कुछ चीजें बच्चों के दिमाग में आती हैं, ये कहते हैं सर, पहली बात तो ये है कि हमने एक गेंद को यहां से उठाया, एक बॉल को यहां से उठाया, हमने उसको फेंक दिया विद वेलोसिटी v, हमने यहां से फेंक दिया, लेकिन धीरे 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 उसको वहां से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। वो पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक पहुंची तो वो ऑटोमेटिकली यहां पे रुक जाती है। सर वो कैसे रुकती है? आपने अभी बोला अगर इस गेंद को रोकना है तो इसको डेफिनेटली पीछे से एक फोर्स लगाना है, जबकि हमने पीछे से कोई फोर्स ही नहीं लगाया, फिर भी ये गेंद यहां पे जाके ऑटोमेटिकली रुक जाती है। डेफिनेटली यहां पे इसको एक फोर्स कंटिन्यूअसली अपोज करती है, वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे बेटा। दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। दैट F इज इक्वल टू म्यू इनटू R। उस फोर्स से वो गेंद रुकती है, वरना वो गेंद यहां से चलेगी और सीधे चलते चलते वो दूर कहीं जाएगी बेटा। लेकिन उसको रोकने के लिए अपोजिट में एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज F इज इक्वल टू म्यू इनटू R। ये भी याद रखना, कुछ कुछ चीजें आएंगे। अब मैं आगे की ओर जाऊंगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ओर। अभी तक हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसका स्टेटमेंट, और सिर्फ ये समझना कि नेट फोर्स किसको कहते हैं। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, अगर एक बॉडी पे so many फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, उन सब का सम अगर 0 आया, अगर समेशन ऑफ F is equal to 0 acting on the body, then there is no net force acting on the body, no net force। इसी नेट फोर्स को हम कहते हैं फोर्स शॉर्ट टर्म में। ठीक है बेटा, इफ समेशन ऑफ F is not equal to 0 then there will be net force acting on a body। उस केस में नेट फोर्स होगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम इसमें पढ़ चुके हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स फोर्स। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज मोमेंटम। दैट इज नोन एज मोमेंटम, या इसी को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था हमें 2 टर्म्स पढ़नी है, एक होती है एंगुलर टर्म्स, एक होती है लीनियर टर्म्स। अभी हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। इट इज डिनोटेड बाय लेटर P। इट इज डिनोटेड बाय लेटर P। अभी हम लिखेंगे दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए मैंने इसके ऊपर बेटा एक एरो डाल दिया। दिस इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मान लो कि ये मेरे पास एक गिलास है, ये मेरे पास एक विंडो है, विंडो में ये क्या लगा है? दिस इज गिलास। और मेरे पास एक स्टून है, स्टून। ये स्टून अभी रेस्ट में है। किस में है बेटा? दिस स्टून इज एट रेस्ट। अगर ये स्टून रेस्ट में, मैंने इसको उठाया, मैंने इसको यहां पे रखा, इसके पास बिल्कुल इस गिलास के कांटेक्ट में रखा। किसको? स्टून को। बट दिस स्टून इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट में, ये इस गिलास को कुछ नहीं कर सकती है, ये इसको तोड़ नहीं सकती है, ये इसके साथ कोई भी बेटा इसको कोई अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकती है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसी स्टून को यहां से उठाया, यहां से हटाया, मैंने इस स्टून को यहां पे रखा। जब मैंने यहां पे रखा, मैंने इस स्टून को क्या किया? मैंने इसको एक नया पैरामीटर इसके अंदर डाल दिया। इसमें अब नई एक चीज प्रोड्यूस की, उसको मैं बोलता हूं मैंने इसको वेलोसिटी दी। जब मैंने इसको वेलोसिटी दी ना, ये यहां से तेज जाती है, ये यहां से तेज जाती है और इसको
तोड़ती है, इस गिलास को ये ब्रेक करती है। जब इसने एक गिलास को ब्रेक किया, पहले भी हमारे पास वही स्टून थी जब मैंने इसके पास में रखी थी, अब भी हमारे पास वही स्टून है, लेकिन हमने चेंज क्या किया, हमने इसमें कौन सा ऐसा नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया कि इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई। वो जो नया पैरामीटर था उसको हम बोलते हैं बेटा वेलोसिटी। मैंने इस मैस में, जो पहले मेरे पास मैस था अभी भी वही मैस है, लेकिन इस मैस को मैंने सिर्फ एक नया चीज दिया, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। उस वेलोसिटी के कारण, इस वेलोसिटी के कारण इसमें क्या होता है, इसमें एक नई प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मास। ओके, ये मैस से एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी होती है। वो कब आती हैं उस मैस में, जब हम उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ property associated with the velocity of a body, with the velocity of a body। जब हम एक बॉडी को बेटा वेलोसिटी देते हैं, उसके अंदर और एक प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अब जाहिर सी बात है, हमें अगर मान लो यही गिलास की एग्जाम, मान लो हमारे पास बुलेट एक है, क्या है हमारे पास, बुलेट एक है हमारे पास, बुलेट, ठीक है। ये जो बुलेट मेरे पास है, अगर ये बुलेट एट रेस्ट में, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम उसको खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी बुलेट को अगर एक बार हमने वेलोसिटी ट्रिगर में, हमने इसको अपने गन में रखा, फिर ट्रिगर को बेटा दबाया, तो इसको जब यहां से वेलोसिटी मिलती है ना, जब इसको एक बार वेलोसिटी आती है ना, तो इसमें नई एक प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी का नाम मैंने क्या दिया, लीनियर मोमेंटम। जब वो लीनियर मोमेंटम इसमें आया ना, उससे इसने इसको ब्रेक किया, इसमें कुछ नई प्रॉपर्टी आने लगी, तो उसी प्रॉपर्टी को मैं बोल रहा हूं लीनियर मोमेंटम। अब जाहिर सी बात है, पहली वाली एग्जांपल को फिर से रिमाइंड करो, अगर मैं पत्थर को बेटा स्मॉल वेलोसिटी दूंगा, तो उसमें जो प्रॉपर्टी तोड़ने की आएगी ना, ब्रेक करने की तरफ, वो तो कम आएगी। अब मैंने वेलोसिटी को बढ़ाया तो उसकी वो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं मोमेंटम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतना मोमेंटम ज्यादा, जितनी वेलोसिटी कम उतना मोमेंटम कम। दूसरी चीज, मैंने छोटी पत्थर को लाया, उसको फेंका, कम तोड़ेगा, बड़ी वाली पत्थर को लाया, उसको फेंक दिया, ज्यादा तोड़ेगा। दैट मीन मैं लिख सकता हूं P इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। कोई शक, जितनी मास ज्यादा उतना मोमेंटम ज्यादा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतना मोमेंटम ज्यादा। तो P और P में एक ही ऑन कंबाइनिंग, यहां पे लिख सकते हैं हम ऑन कंबाइनिंग, call this equation number first, call this equation number second। On combining equation first and equation second, we get, हमें क्या मिलेगा, we get PP, एक ही P लिख सकता हूं डायरेक्टली, एक ही लिख सकता हूं बेटा, दिस इज M इंटू V। तो P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K M into V। Any doubt बेटा, this K is constant of proportionality equal to 1, therefore P is equal to M into V। कोई शक बेटा, मैथमेटिकली अगर हमें लिखना होगा, मैथमेटिकली P इज इक्वल टू M इंटू V। अब हम मोमेंटम की और एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। जब हम मास को क्या देते हैं, वेलोसिटी, मास में कौन सी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, वेलोसिटी, इसमें और एक प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम की और एक डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, मोमेंटम में ऑल्सो बी डिफाइंड एज, मोमेंटम की इक्वेशन, अब इसमें इक्वल आया, मोमेंटम कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, मोमेंटम may also be defined as product of mass and velocity, mass and velocity, mass and velocity का प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है यहां तक। अब आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मोमेंटम से रिलेटेड, मोमेंटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम पढ़ने जा रहे हैं।
सबसे पहले मोमेंटम क्लियर कट, P इज इक्वल टू सर m इंटू v, P इज अ वेक्टर, क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। पहले ही मैं बता चुका हूं आपको, जब हम एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्टेंट ऑलवेज एक वेक्टर ही होता है। देयरफॉर सबसे पहले मोमेंटम, या ऐसे लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। L इज इक्वल टू एम वी आर, वो नहीं है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं जब इसके एसआई यूनिट की बात करूंगा, एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ, या इन शॉर्ट अब मैं यहां पे P लिखूंगा, एसआई यूनिट ऑफ P। P क्या आएगा, मास का एसआई यूनिट सर केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड इज एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई शक? अब लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, मास का सर मास का m1, वेलोसिटी का क्या है L1 t रेज़्ड पावर -1, m1 L1 t रेज़्ड पावर -1 इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन वही होगी जहां से इस बॉडी को हम क्या देंगे, वेलोसिटी। इसका मतलब मेरे पास ये बुलेट है बेटा, मैंने इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी, यहां से वेलोसिटी आ रही है, दैट मींस वेलोसिटी यहां से, इस मास को, ये मास है, इसको मैंने वेलोसिटी दी, वो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जहां पे इसकी वेलोसिटी, ये तो उसी डायरेक्शन में इफेक्ट दिखाएगा, ये थोड़ी इस डायरेक्शन में इफेक्ट दिखाएगा, इस डायरेक्शन में इफेक्ट दिखाएगा। इसीलिए हम कहते हैं इट इज डायरेक्शन इज अलोंग, इट इज डायरेक्शन इज along the direction of velocity, along the direction of velocity। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम है। द मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे फोर्स। फिर हम वहां पे उसको इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, वहां पे हम लिखेंगे बेटा F इज इक्वल टू एम इंटू, ठीक है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वो हम वहां पे पढ़ेंगे। अभी तक मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे चेंज इन मोमेंटम, और इसके बाद हम देखेंगे कि एक सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 इज इक्वल टू, सिस्टम अगर हमारे पास होगा, बुलेट गन सिस्टम, रिकॉइल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी, उस पर अक्सर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें। तो उसमें हम देखेंगे मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।